हेलो। हाँ चलो विकास, चलो बोलो। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? इसका उत्तर बोलो तुम लोग, जिसको जो याद आ रहा है, जो भी 25 से 30 शब्दों में। चलो इसके बारे में बताओ। हाँ हेलो, जिस बच्चे को भी सुनाई पड़ रही है अपना जवाब दो। अभी सुनाई पड़ रही है? पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। इसका उत्तर समझ में आ रहा है तो बोलो। हेलो, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? इसका उत्तर, मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से होती है। यह पोशाक ही मनुष्य को समाज में अधिकार दिलाती है, उसका दर्जा निश्चित करता है, जीवन के बंद दरवाजे खोल देता है। यदि हम समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रखती हैं। ये पहला प्रश्न 25 से 30 शब्दों में। दूसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? दूसरा प्रश्न, जब भी ऐसी बंधन और अड़चन बन जाती है। उत्तम पोशाक हमें झुकने नहीं देती, यह हमें अमीरी का बोध कराती है। मान लीजिए हम बहुत अच्छे पोशाक को पहने हुए हैं और किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं सड़क चलते हुए, तो हमारी इच्छा होती है कि हम उसके पास बैठे और उसके दुख को जानें, लेकिन हमारी पोशाक इस बात की अनुमति नहीं देती है कि हम ऐसी परिस्थिति में उसके पास बैठें और उसके दुख को जान सकें। ठीक है, वही आ रहा है, कट रहा है। मेरा भी बहुत ज्यादा कट रहा है, एक टाइम पर नहीं कट रहा है, बन रहा है फिर वैसे ही अभी चल रहा है, अभी कनेक्ट हो रहा है। देखो क्या करेंगे, किससे करें, हॉटस्पॉट से, वही अपना जो है। हाँ हॉटस्पॉट से। हाँ हेलो, तो उस समय हमें ये हमारे अमीरी का बोध कराती हैं। मानव मानव के बीच दूरियां बढ़ाने का काम पोशाक करती हैं। ये पोशाक ही नियमों का उल्लंघन करती हैं। यदि हम निचली श्रेणियों के दुख को कम करके उन्हें दिलासा देना चाहते हैं तो पोशाक हमारे लिए अड़चन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पोशाक जो है वो मनुष्य के लिए बाधा और अड़चन बन जाती है। हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रही है बच्चों? सुनाई दे रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? किस स्त्री के बारे में यहाँ बात हो रही है? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? किस स्त्री के बारे में बात हो रही है बच्चों, बताओ? भगवाना की माँ के बारे में। लेखक उस स्त्री का रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन गई। जब उसने उस खरबूजे बेचने वाली स्त्री को घुटनों पर सिर रखकर रोते देखा और बाजार में खड़े लोग उस स्त्री के संबंध में बातें करते देखा तो लेखक का मन दुखी हो उठा, परंतु पोशाक परिस्थिति बस उसे झुकने नहीं देती। लेखक कारण भी जानना चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि व्यक्ति का मन दूसरों के दुख से दुखी होता है, परंतु पोशाक जो है वो परिस्थिति बस उसे झुकने नहीं देती। चौथा है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में बेचने के लिए कभी कभी वह चला जाया करता था। वह घर का एकमात्र सहारा था। उसके घर में खाने वाले अधिक और कमाने वाला एक भगवाना ही था। उनके घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी। घर के बेटे पर सभी की आशाएं टिकी होती हैं। भगवाना ही था जिस पर घर के सभी सदस्यों की आशाएं टिकी हुई थी। परिवार का निर्वाह करने के लिए वह छोटे बड़े काम करके घर के सदस्यों का ध्यान रखता था। ठीक है, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है कि लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। इसका उत्तर, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चली गई क्योंकि उसके पास जो कुछ था भगवाना की मृत्यु के बाद दान दक्षिणा में खत्म हो चुका था। बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे, बहू बीमार थी, मजबूरी के कारण बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बाजार जाना पड़ा था। भूख अच्छे अच्छे लोगों को भी हिला कर रख देती है, मृत्यु का दुख हो या खुशी का आभास, लेकिन पेट की आग को घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर देती है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बुढ़िया को के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। अमीर और गरीब में जन्मजात अंतर होता है। अमीर को दुख मनाने का अधिकार है लेकिन गरीब को नहीं। 2 मास तक पलंग से न उठ सकी। 15-15 मिनट बाद वह मूर्छित हो जाती थी। शहर भर के लोगों के हृदय उसके पुत्र को देखकर द्रवित हो उठे थे। दूसरी ओर लोग बुढ़िया पर ताने कस रहे थे। वे उसकी मजबूरी से कोसों दूर थे। उसके दुख को वे समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वह उस संभ्रांत महिला की भांति बीमार न पड़कर अपना दुख भुलाकर बाजार में खरबूजे बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करने आई थी, जो लोगों के मन में खटक रहा था। दुख का अधिकार अमीर गरीब में भेदभाव उत्पन्न करता है। थोड़ा सा दुख जहां अमीरी को हिला देता है, वहां बड़े से बड़ा दुख भी गरीब को सहज बने रहने पर मजबूर कर देता है। बुढ़िया के दुख और संभ्रांत महिला के दुख में यही अंतर था। बुढ़िया जो थी वो, संभ्रांत महिला जो थी वो हर तरह से परिपूर्ण थी। उसके पास साधन थे, पर्याप्त साधन थे। तो इसके लिए उसके जवान बेटे की जब मृत्यु हुई तो पूरा शहर उसके दुख में शामिल होने के लिए आ गया, मातम कुर्सी के लिए आ गया। लेकिन यह बुढ़िया, भगवाना की माँ, जिसके पास न कोई साधन था और न उसके पास दुख मनाने के लिए पूरा शहर ही उसके पास आया था, तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों वृद्ध महिलाओं के दुख, दोनों का दुख तो एक ही था कि दोनों के जवान बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन दोनों के पास गम मनाने का साधन अलग अलग था। दोनों के पास पर्याप्त साधन भी नहीं था। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के दुख का साधन अलग होता है, दुख मनाने का अवसर अलग होता है, दुख मनाने का तरीका अलग होता है। तो ये सारे प्रश्न आपके 25 से 30 शब्दों में जो है ये 2 नंबर में आ सकते हैं। तो 2 नंबर के लिए आपको कम से कम इतना लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए। कल मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स में कितना लिखना है, 1 से 1.5 पंक्ति, 2 पंक्ति, ये 1 मार्क्स के लिए। ठीक है। हेलो हेलो, इसके बाद है आशय। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। 50 से 60 शब्दों वाले उत्तर पहले। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखें। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक आदमी घृणा से थूकते हुए कह रहा था कि बेटे की मृत्यु को भी पूरे दिन नहीं हुए और यह दुकान लगाकर बैठी है। पेट की रोटी ही इनके लिए सब कुछ है। जैसे नियत होती है वैसे ही बरकत भगवान देता है। जवान लड़के की मौत हुई है, बेहया दुकान लगाकर बैठी है। किनका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो।
किसका माइक ऑन है? ऑफ करो। जैसे नियत होती है वैसे ही भगवान बरकत देता है। जवान लड़के की मौत हुई है, बेहद दुकान लगाकर बैठी है। सभी अपने व्यंग बाणों से उस स्त्री पर ताने कसे जा रहे थे। वह बेबसी से सिर झुकाए हुए बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पड़ोस वालों से लेखक को पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस से लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के बाहर 1.5 बीघा जमीन में खेती करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। कभी कभी वह खरबूजे भी बेचता था। मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुनते हुए गीली मेड़ की तरावट पर आराम कर रहे सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। यानी भगवाना के बारे में पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर लेखक को यही पता चला कि बुढ़िया को एक जवान बेटा था जिसका नाम था भगवाना, और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए, यानी भगवाना को जब सांप डस लेता है तो उसे बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवाई। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। घर में जो कुछ आटा या अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था और लड़का मर गया। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक को जब आस पड़ोस वालों ने वास्तविकता बताई तो वे बुढ़िया की व्यवस्था को समझ गए। घर में जब कमाने वाला कोई न रहे तो मौत की परवाह न करके घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, परंतु दूसरे लोग किसी भी परिस्थिति में चैन नहीं लेने देते। वैसे भी उन्हें गरीबों के दुख का अंदाजा नहीं होता। लेखक इसी सोच में डूबे हुए बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगा रहे थे कि अमीर लोग अपने दुख को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं। वह बेहोश होने का नाटक करते हैं और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, परंतु लेखक जानता था कि बुढ़िया अपने मन में दुख को दबाए हुए है, अपनी बेबसी के अनुसार अपना दुख दर्शा रही है। दुख का नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, दुख का अधिकार पाठ का शीर्षक ही सार्थकता। दुख का अधिकार शीर्षक अत्यंत सटीक है। संपूर्ण कथा वस्तु 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। पहला शोषित वर्ग है जिसके शोषण का समाज को एहसास नहीं है, और दूसरा शोषक वर्ग जिसका दुख लोगों के हृदय तक पहुंचता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गरीब के दुख से लोग सर्वथा वंचित रहते हैं, उसके जीवन की कठिनाइयों को समझना नहीं चाहते, शोक या गम के लिए उसे सहूलियत नहीं देना चाहते, दुखी होने को भी एक अधिकार मानते हैं। दुख मनाने का अधिकार भी केवल संपन्न वर्ग को ही है। दुख तो सभी को होता है, पर संपन्न वर्ग इस दुख का दिखावा करता है। गरीब को कमाने खाने की चिंता दम नहीं लेने देती, अतः दुख का अधिकार शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है, उपयुक्त है। यानी हर व्यक्ति के जीवन में दुख तो आता है, लेकिन दुख को मनाने का अधिकार और तरीका अलग अलग होता है। तो इस पाठ का शीर्षक बिल्कुल सटीक है, और इस प्रश्न का उत्तर 5 नंबर में आ सकता है। लेंदी क्वेश्चन, कहाँ तक ये सार्थक है। उसके बाद है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। यानी लेखक के अनुसार पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती हैं। अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से संभ्रांत लोगों की पहचान होती है, और फटे पुराने गंदे कपड़े निर्धनता के सूचक होते हैं। यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। लेखक ने अपनी इस मन स्थिति को उस कटी पतंग के समान बताया है, जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हवा की इच्छा अनुसार जमीन पर गिरती है। लेखक की संभ्रांत पोशाक भी उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से रोकती है। तो ये इसका आशय स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आशय है
इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तौलती है। बुढ़िया का बेटा मर चुका है, घर में बीमार बहू और भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं। घर की रोजी रोटी सब्जी फल बेचकर ही चलती है। भूखे बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था हेतु बुढ़िया बाजार जाकर खरबूजे बेचने बैठ जाती है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि लोग, जो बाजार के लोग हैं, वो कहते हैं कि कल ही इसका बेटा मरा है और अभी सूतक चल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में इस बुढ़िया को पैसे का इतना लालच है कि धर्म कर भी भूल बैठी है। सूतक उतरने तक इस तरह का काम करना पाप है, लेकिन इस बुढ़िया के लिए न तो बेटा बड़ा है, न बेटी, न पति, न बहू पोते। धर्म ईमान तो कहीं है ही नहीं, जो कुछ है सब पैसे या रोटी का टुकड़ा। समाज की यह सोच कितनी घृणित है, इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यानी लोग उस बुढ़िया के दुख को न तो समझ रहे हैं, न उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि उल्टे यदि बुढ़िया अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने पोते पोतियों का पेट भरने के लिए, अपनी बीमार बहू का इलाज कराने के लिए यदि बाजार आई है कि कुछ खरबूजे बेचकर कुछ पैसे उसे मिल जाए और वो घर में जाकर अपने भूखे पोते पोतियों का पेट भर सके, बीमार बहू की इलाज करा सके, तो ये भी लोगों से नहीं देखा जा रहा है और लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक मनाने करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इस पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी वर्गीकृत रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार यदि अमीर दुख मनाता है तो पूरा समाज उसके दुख में सम्मिलित होता है, और यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे तो वह उसी समाज में घृणा का पात्र बन जाता है। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है, निर्धनों को नहीं, क्योंकि वे अभावग्रस्त होते हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता। दुख संसाधनों एवं सहूलियतों की मांग करता है। जिसके पास यह नहीं है उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। प्रस्तुत पाठ का मूल व्यंग यही है। ठीक है बच्चों, समझ में आई?